In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to discuss the second part or second division of the Unit 11. In this revision, the topics that we will cover are, first of all, we will cover nuclear fission reactions, and then we will cover nuclear fusion reactions. अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर हम जो उसके सब आर्टिकल्स हैं लाइक फिशन चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर वो भी डिस्कस करेंगे, और फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो सब आर्टिकल है दैट इज फ्यूजन रिएक्शन इन द सन उसको भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास जो फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हैड्रॉन्स हैं, और साथ ही साथ में हम क्वार्क्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. सो बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस को इन जनरल. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियर रिएक्शंस. इनके बारे में थोड़ी सी हम बेसिक्स चीज़ें डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन को. अब वो बेसिक्स डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज न्यूक्लियर फिशन जो है उसके बारे में जानने से पहले हमें चंद एक कंडीशंस जो न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड हैं जनरली वो कंडीशंस का पता होना ज़रूरी है. So let's start with the nuclear reactions. Rutherford first of all expressed his opinion that beside natural radioactive decays, other nuclear reactions can also occur. रदरफोर्ड ने स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट से जो पहला न्यूक्लियर रिएक्शन जो डिस्कवर किया था उसमें क्या था, हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर उसने बम्बारमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की, और हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में बदल गया था, और हमारे पास जो न्यूक्लियस बना था वो ऑक्सीजन का आइसोटॉप था और साथ में एक प्रोटॉन एमिट हुआ था. अब जो कंडीशंस बनाई गई थी फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन टू टेक प्लेस, फर्स्ट कंडीशन वाज कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सेम रहने चाहिए, सो दैट के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाइड रहे. नेक्स्ट जो कंडीशन थी दैट वाज टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्लूडिंग द रेस्ट मास एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. अब रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें अगर ये कंडीशंस हम एनालाइज करना चाहें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स का टोटल Z9 बन रहा है, रिएक्टेंट्स में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 9 बन रही है, ये चीज प्रोडक्ट में भी हमारे पास सेम है एज वी कैन सी. नेक्स्ट थिंग, अगर हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास आया कैलकुलेशन के बाद 18.0057. दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू सिंपली लिख लें. और मास ऑफ द प्रोडक्ट जो आया दैट वाज 18.0069 म्यू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, नॉट म्यू एक्चुअली सिंपली यू. अब ये जो मास का डिफरेंस आ रहा था इसकी एक्सप्लेनेशन की गई कि डेल्टा एम अगर देखा जाए दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का अगर डिफरेंस लिया जाए इन दोनों का तो हमारे पास जो मास का डिफरेंस आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो है 0.0012 एटॉमिक मास यूनिट. अगर इस मास के डिफरेंस को एनर्जी में एक्सप्रेस किया जाए 931 से मल्टीप्लाई करके, ये हमने प्रीवियसली सीखा भी था, तो ये एनर्जी की वैल्यू बनती है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कंक्लूजन ये निकाला गया था कि चूंकि प्रोडक्ट्स का मास जो है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट साइड पे फिर जो मास का डिफरेंस है ये मास का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वैल्यू ये है. अगर ये मास का डिफरेंस रिएक्टेंट साइड पे ऐड करेंगे तब ये वाला न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये वाला न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता. सो इसमें हमारे पास सारे के सारे फंडामेंटल लॉज की वेरिफिकेशन हो गई. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, अगर मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मास ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा हो तो देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये डेल्टा एम क्या होगा, दोनों मैसेज प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मैसेज का फर्क मल्टीप्लाइड बाय 931. और याद रखिएगा यहाँ पे हम जो डेल्टा एम कंसीडर कर रहे हैं ये एटॉमिक मास यूनिट में कर रहे हैं. मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से ज्यादा है तो वो जो डेल्टा एम होगा उसको हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर. वो जितनी भी एनर्जी आएगी वो वाली एनर्जी हमें
वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, किसी एक रिएक्टेंट को देना पड़ेगी सो दैट कि वो वाला न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी हो और सारे फंडामेंटल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल रहें। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज कि अगर मैस ऑफ प्रोडक्ट कम हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो इस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा एनर्जी देना नहीं पड़ती, बल्कि इस केस में हमारे पास उस डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उसी मेथड से डेल्टा एम की वैल्यू एटॉमिक मास यूनिट में रख के 931 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी एनर्जी आएगी वो एनर्जी उस न्यूक्लियर रिएक्शन में आउटपुट साइड पे रिलीज होगी। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो तो जितना इनका बाइंडिंग एनर्जीज का डिफरेंस होगा वो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये फिशन रिएक्शन के अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है। और अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स की, और अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास लेस हो एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जीज का जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ेगा ऑन द रिएक्टेंट साइड टू कैरी द न्यूक्लियर रिएक्शन। सो नाउ लेट अस डिस्कस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूरेनियम splits up into two nuclei of roughly equal size along with the emission of the huge amount of energy। इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं सिंपली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो था ये सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी, दिस इज ऑटो हॉर्न बंदे का नाम है, एंड दूसरे बंदे का नाम है फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। इन्होंने जो है फिशन रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इंसिडेंट किया जाए यूरेनियम 235 न्यूक्लियस पे तो वो न्यूक्लियस टूट के बेरियम और क्रिप्टॉन में बदलता है, प्लस ऑन एन एवरेज जो है 3 न्यूट्रॉन्स की एमिशन होती है, प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पैदा होती है इस रिएक्शन में। दिस इज द बेसिकली हमारे पास वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है एक यूरेनियम 235 पे, और वो यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो टूट रहा है क्रिप्टॉन और बेरियम में, और साथ में हमारे पास 3 जो है वो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। दिस कैन आल्सो बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं न्यूट्रॉन इसके ऊपर जो है हम बम्बार कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जो याद रखनी है, जो इंटरमीडिएट हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है दैट इज यूरेनियम 236, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और फर्दर जो है फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए, 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास, बेरियम क्रिप्टॉन प्लस हीट एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही होगी इस वाले फिशन रिएक्शन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं एनर्जी गिवन आउट ऑफ द अबव फिशन रिएक्शन जो कि ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने किया था। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात की जाए स्टूडेंट्स यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर बात की जाए क्रिप्टॉन और बेरियम, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली जो है यही वैल्यू है दोनों के लिए 8.5 के आसपास ही है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर रिएक्टेंट की देखी जाए कम है, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो कहता है अगर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लिया जाए पर न्यूक्लियन तो उसकी वैल्यू आती है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जीज का डिफरेंस देखें, या अगर हम ये देखना चाहें कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगी इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होनी होती है दैट अमाउंट ऑफ हीट जो है इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी टोटल वाली ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब अगर हम इसी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लें तो हमारे पास जो यहाँ पे टोटल वैल्यू एनर्जी की बनेगी दैट टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी ए, जो कि हम यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, सिंपली उसको डिफरेंस हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, सिंपली हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिफरेंस आया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी ये वाली अमाउंट 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी द हीट एनर्जी जो एक फिशन रिएक्शन में हमारे पास अचीव होगी। इसको रफली जो है बुक के ऊपर 200 भी लिखा गया है। तो एमसीक्यू में अगर पूछे
अगर एग्जैक्ट 211.5 वाली ऑप्शन है तो उसको चूज कर लें, अदरवाइज 200 वाली ऑप्शन लास्ट में मौजूद होगी। अब स्टूडेंट्स, यूरेनियम 235 का जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्ट साइड पे क्रिप्टॉन और बेरियम बने। इसके अदर पॉसिबल भी रिएक्शंस हैं, जिनमें से 2 हमारे पास बुक में लिखे गए हैं। इस रिएक्शन के अंदर अगर एनालाइज किया जाए तो न्यूट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं 3 हैं। बाकी ये एलिमेंट्स के आप नाम और इनकी प्रॉपर्टीज, मास नंबर और चार्ज नंबर याद करेंगे। इस वाले रिएक्शन के अंदर अगर दूसरे वाले में देखा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। दोनों रिएक्शंस के अंदर हमारे पास हीट एनर्जी एमिट हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, इन रिएक्शंस की जो हीट एनर्जी एमिट होगी वो बेरियम और क्रिप्टॉन जब प्रोडक्ट्स बनी थी उनसे डिफरेंट होगी। वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स जो आउटपुट पे बन रहे हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट याद रखिएगा, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 रिक्वायर स्लो न्यूट्रॉन्स यूज फॉर द फिशन पर्पस। अगर इनसे फिशन करवाना चाह रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स का हम जो यूज करते हैं वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके अलावा अदर एलिमेंट्स भी, हैवी एलिमेंट्स भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दे सकते हैं। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। बहरहाल यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम के बारे में, 239 के बारे में याद रखिएगा, अगर इनसे फिशन कैरी करवानी है तो स्लो न्यूट्रॉन्स यूज करना पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिशन चेन रिएक्शन। इसमें हम सबसे पहली टर्म डिस्कस करेंगे क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास स्टूडेंट्स वो मास है, मास ऑफ यूरेनियम इन विच 1 न्यूट्रॉन out of all the neutrons produced in one fission reaction produces the further fission reaction। अगर मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन 3 में से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन रिएक्शन कैरी करे, तो इसमें हम बोलेंगे वो जो मास ऑफ यूरेनियम होगा जिसमें एक न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स जो है वो फर्दर रिएक्शन कैरी कर रहा है, दैट इज क्रिटिकल मास। अब इस क्रिटिकल मास को हम यूज करते हैं अभी कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन में और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में। तो अगर टाइप्स ऑफ फिशन चेन रिएक्शन की बात की जाए, फर्स्ट वन इज कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मास ऑफ द यूरेनियम जो है वो बराबर होता है क्रिटिकल मास के, और इस वाले रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ये कांस्टेंट इनिशियल स्पीड पे चलता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मास ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मास से स्मॉलर हो तो उस केस में यूरेनियम जो है, उस केस में हमारे पास फिशन चेन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। अगर मास ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मास के एग्जैक्ट बराबर आ जाए तो इस केस में फिशन रिएक्शन जो है, चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में चलता है। और यही वाला रिएक्शन हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और इसमें चूंकि हमने मास ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मास के बराबर रखना है, इसका मतलब है अगर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक न्यूट्रॉन से फर्दर रिएक्शन कैरी करवाना है। इसका मतलब है कि 2 न्यूट्रॉन्स हमने किसी ना किसी तरह से एब्जॉर्ब करवाने हैं। तो जो चीज न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं वो कैडमियम या बोरॉन की रॉड्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मास ऑफ द यूरेनियम जो है वो ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल मास। मतलब इसमें एक से ज्यादा न्यूट्रॉन्स जो हैं फर्दर चेन रिएक्शन को कैरी करेंगे। जैसा कि इस वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं, फिशन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। अब इसमें फिशन अनकंट्रोल में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा एट रैपिड स्पीड, और यही वाला रिएक्शन हम यूज करते हैं एटम बम के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर। सिंपल सा टॉपिक है, इसके अंदर मेजरली हमारे पास इंफॉर्मेशन टाइप चीज़ें ही हैं, एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it produces heat energy by controlled fission chain reaction. This is first information. Second one is nuclear reactor acts as a furnace for the nuclear power plant. न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टूडेंट्स, और सिंपली हमारे पास अगर हम बात कर लें कोल पावर प्लांट में, तो कोल पावर प्लांट में क्या होगा, कोयले को हम यूज कर रहे होंगे एज अ सोर्स ऑफ हीट। उसमें कोयले को हम जलाएंगे, उससे हीट पैदा करेंगे और उससे पानी को स्टीम में बदल के फर्दर स्टीम टरबाइन चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम जो फ्यूल के तौर पे चीज़ यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होगी, हमारे पास न्यूक्लियर जो है हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को यूज़ करके, फिशन रिएक्शंस को यूज़ करके हम जो है यहाँ पे सोर्स ऑफ अपना हीट जो है वो एज अ न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करेंगे। नॉट न्यूक्लियर मटेरियल,
हमारे पास यूं कह लें कि फिशन मटेरियल यूज करेंगे. द फास्ट मूविंग फिशन फ्रेगमेंट्स बिसाइड कोलाइडिंग विद वन अनदर आल्सो कोलाइड विद द यूरेनियम एटम्स, thus producing heat. The heat produced is used to produce the steam, which in turn rotates the turbine. The turbine rotates the generator coil, which produces the electricity. ये वन लाइनर है न्यूक्लियर रिएक्टर का, सारी की सारी समरी बता दी. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर. अब इसके अंदर हमारे पास बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास होता है रिएक्टर कोर. रिएक्टर कोर में स्टूडेंट्स क्या होता है, हेयर फ्यूल इज केप्ट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड्स. दिस इज इंफॉर्मेशन. इफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 4%. इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम. अब अगर बात की जाए नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में, तो यूरेनियम 235 की सिर्फ 0.7% मौजूद है, जबकि 99.3% जो है वो यूरेनियम यहाँ पे 238 है. इट इज़ यूरेनियम 238. तो यूरेनियम 238 जो है वो उसकी नेचुरल अबंडेंस है. यूरेनियम 235 चूँकि नेचुरल यूरेनियम में 0.7% मौजूद होता है, तो हम क्या करते हैं, यूरेनियम चूँकि 235 को एज अ फ्यूल यूज़ करने लगे हैं, तो इसकी फिर हम परसेंटेज नेचुरल यूरेनियम में इंक्रीज करते हैं. इस प्रोसेस का नाम है एनरिचमेंट. Nowadays, plutonium-239 and uranium-233 are also being used as fuel rods. Next students, हमारे पास जो पार्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, that is moderator. अब moderator जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, it is used for slowing down the fast neutrons produced in the fission. चूँकि हमने देखा कि अगर हम यूरेनियम 235 से करवाना चाहते हैं फिशन रिएक्शन, तो हमें क्या ज़रूरी होता है, स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए. तो यहाँ पे हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ होता है. अब वो मॉडरेटर आमतौर पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा हो सकते हैं. थर्ड कंपोनेंट आता है कंट्रोल एंड सेफ्टी रॉड्स. Students, these rods are made of neutron absorbing material, for example cadmium and boron. तो ये rods basically न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और फिशन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में चलाएंगे. These rods can be moved in and out of the reactor to control the reaction. For repair or emergency shutdown of the reactor, these rods are allowed to fall at maximum depth to stop the chain reaction. This is also information related stuff. Next हमारे पास फोर्थ पार्ट है हीट एक्सचेंजर. अब हीट एक्सचेंजर में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द रिएक्टर. द टेम्परेचर ऑफ द कोर देयरफॉर राइजेस अप टू 500 डिग्री सेल्सियस. ये स्टैट्स भी याद करिएगा. टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम दिस हीट, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू हीट एक्सचेंजर विद द हेल्प ऑफ द वाटर, heavy water or any other liquid under high pressure. In the heat exchanger, this heat is used to produce high temperature steam from ordinary water. This is another MCQ. Heat exchanger में जो steam हम produce करते हैं students, वो ordinary water से होती है, heavy water से नहीं करते आमतौर पे. The steam is then used to run the turbine, which in turn rotates the generator to produce electricity. The temperature of the steam coming out of the turbine is about 300 degrees Celsius. This is another information. In Karachi nuclear power plant, Kenap, heavy water is being used as a moderator. This is another information. और students lastly हमारे पास the best place so far for found to store the radioactive waste of the nuclear reactor is in the bottom of old salt mines. यहाँ पे old salt mines का word missing है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स. फर्स्ट वन इज थर्मल रिएक्टर, सेकंड वन इज फास्ट रिएक्टर. ये आर्टिकल भी सिंपल हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड है. थर्मल रिएक्टर्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, हम यूरेनियम 235 की रॉड्स यूज करते हैं एज अ फ्यूल और उसको हम एनरिच्ड फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब उसकी परसेंटेज इंक्रीज की होती है. सेकेंडली हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन जो है आर मोस्ट वाइडली यूज इन द थर्मल रिएक्टर्स. उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स फास्ट रिएक्टर्स. फास्ट रिएक्टर्स में क्या होता है, एज द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड, यहाँ पे हम स्लो न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं. थर्मल रिएक्टर में, फास्ट रिएक्टर्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं, सो नो मॉडरेटर इज रिक्वायर्ड. दिस इज हमारे पास जो एडवांटेज है फास्ट रिएक्टर का. नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल इज यूरेनियम 238 जो कि नेचुरली अबंडेंट आइसोटॉप है यूरेनियम का.
अब यूरेनियम 238 का जो रिएक्शन हम कैरी करते हैं, इसको हम बेसिकली प्लूटोनियम में कन्वर्ट करके जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूरेनियम 238 का जो वो चेन रिएक्शन बनता है, ये 2-3 रिएक्शन हैं स्टूडेंट्स, ये आप याद करेंगे। इसमें जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टीज, मैस नंबर और चार्ज नंबर, और उनकी हाफ लाइफ भी आप याद करेंगे। और फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखें, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट प्लूटोनियम बन रहा है, जिसको हम फिर फर्दर फिशन करवाते हैं और अल्टीमेटली इस वाले रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। द कोर ऑफ द फास्ट रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन। Such a nuclear reaction in which two light nuclei merge to form a heavy nucleus is called fusion reaction। तो फिशन रिएक्शन में क्या था, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो ऑलमोस्ट बराबर साइज वाले न्यूक्लियाई में डिवाइड होता था, अलॉन्ग विद द मिशन ऑफ ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स, और साथ में हीट पैदा होती थी। फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइट न्यूक्लियाई स्टूडेंट्स फ्यूज होंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा। मतलब सारा कुछ जो है वो प्रीवियसली जो फिशन रिएक्शन था उससे उलट होता जाएगा। एग्जाम्पल्स हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं फ्यूजन रिएक्शन की, ये सारी एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे। इन एग्जाम्पल्स में लाइक अगर फर्स्ट में बात करूं, दो ड्यूट्रॉन्स मिलके हमारे पास जो है हीलियम का 4-2 वाला आइसोटॉप बना रहे हैं। यहाँ पे टोटल एनर्जी जो इस फ्यूजन रिएक्शन में रिलीज होगी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पर न्यूक्लियन देखा जाए कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो चूंकि 4 न्यूक्लियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पर न्यूक्लियन मालूम करने के लिए ये 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस रिएक्शन में पर न्यूक्लियन रिलीज होगी। अब टिपिकली अगर हम प्रीवियस वाले फिशन रिएक्शन की बात करें, तो फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो रिलीज हुई थी, वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब थी। ये बात कर रहा हूं मैं फिशन रिएक्शन में। तो इसका मतलब है फ्यूजन रिएक्शन में फिर जो एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर ड्यूट्रॉन्स के मिलने से हम ये वाला रिएक्शन सेकंड वाला देखें, हमारे पास बन रहा है ड्यूट्रॉन्स के मिलने से हमारे पास तीसरे वाला आइसोटॉप बन रहा है हाइड्रोजन का, विच इज ट्रीटियम। तो ट्रीटियम बन रहा है, साथ में एक प्रोटॉन बन रहा है। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू और पर न्यूक्लियन एनर्जी याद रखिएगा। ये पहले वाला रिएक्शन जो है इसके अकर होने के चांसेस स्टूडेंट्स याद रखिएगा लेस होते हैं आमतौर पे। सिमिलरली थर्ड रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स और जो हमारे पास एनर्जी है उसको भी एनालाइज याद करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रिएक्शन में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू भी देखिएगा। आमतौर पे फ्यूजन रिएक्शन में जो पर न्यूक्लियन एनर्जी होती है वो फिशन से ज़्यादा होती है। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूजन रिएक्शन यूजुअली गिव मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिशन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्टार्ट अ फ्यूजन रिएक्शन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू वेरी हाई वैल्यू अबाउट 10 million degrees Celsius so that the speed of the smaller nuclei also becomes greater and hence the smaller nuclei fuse to form a heavy nucleus। स्टूडेंट्स फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने में बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है कि दो न्यूक्लियाई को उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के अगेंस्ट जो है हम उनको एक दूसरे के पास ला के फ्यूज कर रहे होते हैं। तो उनको फ्यूज करने के लिए, इस डिफिकल्टी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर वेरी लार्ज करना पड़ता है सो दैट के रिएक्शन कैरी हो सके। अब इतना लार्ज टेम्परेचर जो है अचीव करने के लिए हम फिर फ्यूजन रिएक्शन से पहले एक दफ़ा फिशन रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब फिशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होता और इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन। अब सन के बारे में याद रखिएगा, सन इज प्राइमरीली, दिस इज सन नॉट सम, the sun is primarily composed of hydrogen, this is information। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोर ऑफ द सन की बात की जाए तो उसका टेम्परेचर टिपिकली 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और सरफेस का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू आवर बुक होता है। वैसे इसकी आई थिंक एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास अबाउट 5 मिलियन के करीब होगी। बहरहाल हमारी बुक में 6000 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो हम यही याद करेंगे। अब पीपी रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कि इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। पीपी से मुराद यहाँ पे है प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सन के अंदर जो
एनर्जी का सोर्स है वो मेजर सोर्स हमारे पास क्या होता है, इट इज पीपी रिएक्शन। पीपी रिएक्शन या प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन है क्या, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, एक्चुअली एक पीपी रिएक्शन के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो प्रोटॉन्स मिले, एक ड्यूट्रॉन बना अलॉन्ग विद अ पॉजिट्रॉन एंड एनर्जी। देन हमारे पास क्या हुआ, एक ड्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन से मिला, फ्यूज होके हमारे पास बना हीलियम का 3s2 वाला आइसोटॉप अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन एंड एनर्जी। एंड लास्टली एक हीलियम एटम यहाँ पे बना। इन दो रिएक्शन से दो यही वाले रिएक्शंस जो हैं अगेन होंगे, एक और हीलियम 3s2 वाला न्यूक्लियस बनेगा, तो दो हीलियम 3s2 वाले न्यूक्लियस मिलके अल्टीमेटली हीलियम 4s2 वाला न्यूक्लियस बनाएंगे, दो प्रोटॉन्स एमिट होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। अब इस पीपी रिएक्शन कंप्लीटली अगर इसको एनालाइज किया जाए तो कंप्लीट एनालाइजेशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं एक कंप्लीट पीपी रिएक्शन के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 6। अब कैसे 6 है, बड़ी सिंपल सी बात, यहां पे अगर आप एनालाइज करें पहले दो रिएक्शंस को तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 प्रोटॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं, फाइनली एक हीलियम का 3s2 वाला न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो चूंकि हमें इस फाइनल रिएक्शन में दो इस तरह के हीलियम न्यूक्लियाई चाहिए, तो इसका मतलब है यही दो रिएक्शन जब दोबारा दो दफा होंगे अक्कर, तो इसमें क्या होगा, 3 प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे यूज हुए इस हीलियम को बनाने में, 3 प्रोटॉन ही यूज होंगे दूसरे वाले हीलियम को बनाने में, तो हमारे पास टोटल इन हीलियम 3s2 वाले आइसोटॉप्स को बनाने के लिए 6 प्रोटॉन जो हैं हिस्सा लेंगे। अब चूंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन रिएक्शन हमें आउटपुट पे दो प्रोटॉन्स वापिस मिल जाने हैं, इसका मतलब क्या है, जो प्रोटॉन्स टोटल यूज हुए हैं इन वन कंप्लीट पीपी रिएक्शन उनकी तादाद 6 नहीं होगी, उनकी तादाद फिर 4 होगी। तो इसका मतलब हिस्सा लेने वाले प्रोटॉन्स की तादाद 6 जबकि यूज होने वाले प्रोटॉन्स की तादाद आफ्टर वन कंप्लीट पीपी रिएक्शन वो क्या है, 4 है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इन वन पीपी रिएक्शन टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो एमिट होती है दैट इज 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एनर्जी पर न्यूक्लियन एनालाइज किया जाए तो इस एनर्जी को 4 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आता है 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि अप्रोक्सीमेट एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन किस रिएक्शन में, फिशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चंद एक एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन 2 न्यूट्रॉन्स आर मर्ज्ड टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, दो न्यूट्रॉन्स के मिलने से जब हीलियम न्यूक्लियस बनता है तो हीलियम न्यूक्लियस बनने में हमने देखा था यहाँ पे इस रिएक्शन में कि हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स के मिलने से जब हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है, और जब नॉर्मली हीलियम की बात की जाए तो H24 वाला आइसोटॉप ही होता है। इस दौरान में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमें पूछा जाता दो न्यूट्रॉन्स के मिलने से जब हीलियम का ये वाला आइसोटॉप बने तो उस केस में एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एनालाइज करें एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो आंसर हमारा पास क्या आएगा, इट विल बी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर। अब मॉडरेटर किस पर्पस के लिए होता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए होता है, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूजन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या कर रहे होते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा चार्ली वाला, इट विल बी H21 दो न्यूट्रॉन्स मिलके हीलियम का 4s2 वाला आइसोटॉप बना रहे हैं, और इसकी एनर्जी भी अभी हमने डिस्कस की दैट इज 24 अप्रोक्सीमेटली 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इन वन कंप्लीट प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन मतलब पीपी रिएक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूज्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक कंप्लीट रिएक्शन में कितने प्रोटॉन्स टोटल यूज हो रहे हैं इफेक्टिवली। तो हमने याद किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टेकिंग पार्ट जो हैं वो 6 हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो यूज होते हैं उनकी तादाद क्या है, 4 है। एंड द लास्ट टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में हम स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं उनमें हम फोटॉन्स डिस्कस करते हैं, लेप्टॉन्स डिस्कस करते हैं और हेड्रॉन्स डिस्कस करते हैं। फोटॉन्स की अगर बात की जाए मैसलेस एंड चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं,
इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं फोटॉन्स को, और इनका मास भी नहीं होता और हमारे पास चार्ज भी नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए लेप्टॉन्स की, तो लेप्टॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, मियॉन्स एंड न्यूट्रिनोस, इनको लेप्टॉन्स बोला जाता है। अगर हेड्रॉन्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। फोटॉन्स और लेप्टॉन्स तो एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, हेड्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैं, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फिर लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, और तीसरे जो एलिमेंट्री पार्टिकल हम लेते हैं वो किनको लेते हैं, हेड्रॉन्स को नहीं बल्कि क्वार्क्स को लेते हैं, और हेड्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनते हैं। अब हेड्रॉन्स के बारे में अदर दूसरी चीज, हेड्रॉन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, हेड्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और फॉर एग्जांपल हेड्रॉन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, मिजॉन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर बात की जाए, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फोटॉन्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेप्टॉन्स को नहीं किया जा सकता, क्वार्क्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हेड्रॉन्स के बारे में एक दो और पॉइंट्स, अगर हेड्रॉन्स में हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स आए जिनका मास जो है वो लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को मिजॉन्स बोला जाता है, और जिन हेड्रॉन्स का मास इक्वल टू या ग्रेटर देन प्रोटॉन हो उनको हम नाम देते हैं बेरियॉन्स का। बेरियॉन्स की एग्जांपल के अंदर यू कैन से न्यूट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो इनका मास चूंकि प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है, तो न्यूट्रॉन्स किसको बिलोंग करेंगे, बेरियॉन्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम क्वार्क्स की बात करें, तो हमने कहा कि क्वार्क्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से क्या बन रहा होता है, हेड्रॉन्स बन रहे होते हैं। तो क्वार्क्स के बारे में चंद एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिजॉन्स एंड द बेरियॉन्स। मिजॉन्स और बेरियॉन्स को कंबाइनली हम नाम देते हैं हेड्रॉन्स का, और इनकी डेफिनेशन हमने दोनों की देख ली है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंटी क्वार्क्स, वो यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद भी हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स अ मीजॉन एंड 3 क्वार्क्स मेक्स अ बेरियॉन, दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। क्वार्क्स के बारे में एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन इनडायरेक्टली वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है क्वार्क्स और उनके जो एंटी क्वार्क्स हैं उनके सिंबल्स और उनके चार्जेस जो हैं और उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन हैं, ये सारी वैल्यूज आप याद करेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोला भी था कि प्रोटॉन चूंकि बिलोंग करेगा बेरियॉन वाले ग्रुप से, तो बेरियॉन्स में क्या है, 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटॉन की फॉर्मेशन के अंदर 2 अप क्वार्क यूज हो रहे हैं और एक डाउन क्वार्क यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन्स की बात की जाए, तो न्यूट्रॉन्स के अंदर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। सो ये हमारे पास आ गया क्वार्क्स वाला टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, and for further practice please consult step practice book.